नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में आवास विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों का लाभ जिन लोगों को दिया गया है उनको दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले और देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे जो भी आवास आवंटन किए जाएं, उनमें ये सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लोगों को ही मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के अंतर्गत विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाई जाए। बता दें, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिल जाए और जिन लोगों ने झूठे तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है और जिन्होंने लाभ दिया है उन लोगों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देहरादून में पंचायती राज विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन और शासन प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में एकीकृत पंचायत भवनों का निर्माण करने के आदेश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके तहत गवाड़ खुर्स जिला पंचायत सीट में चैत सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संपत सिंह रावत को 941 मतों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस सीट पर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में थे। परिणाम आने के बाद चैत सिंह के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और उन्हें फूल माला पहनाकर बधाइयां दी। तो वहीं दूसरी ओर कुलूड़ सीट पर भरत रावत ने 3045 वोट में जीत हासिल की, जिसके बाद पंचायत सीटों पर विजयी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं विजेताओं ने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के रूप में साझा की। बता दें, पौड़ी गढ़वाल में भरत रावत ने 5080 वोटों से भारी बाजी मारी है, जिसके बाद समर्थकों ने विजेताओं का स्वागत किया। साथ ही ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं पहनाकर विजेताओं का स्वागत किया गया। विजेताओं ने लोगों के हित में जनता के लिए काम करने की बात कही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमनी तल्ली की समस्त क्षेत्र पंचायत के तीनों ग्राम सभाओं को, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं था। मैं एडवांसवी पट्टी से पैरूसी पट्टी में लड़ने गया और जो स्नेह प्यार उस ग्राम सभाओं ने दिया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से पालसेन, भीमनी तल्ली और कांडी ग्राम सभा का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि वहां स्वयं भी कैंडिडेट थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत सम्मानित कैंडिडेट थे, फिर भी उन्होंने विकास की ओर मेरी तरफ देखा। मैंने जो भी उनसे वादा किया मैं जरूर पूरा करूंगा। और आज जो चुनाव की जो जीत हुई है ये मेरी नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरी आदर्श ग्राम पंचायत धनाव की जीत है। और जैसे आपने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, कुछ लोगों ने चुनाव को बिल्कुल नीच तक तो ले गए थे और उनको जवाब हमारे लोगों ने दे दिया है और जो जीत का श्रेय है वो पूरी ग्राम सभा को जाता है। हमारे लिए जो विपक्ष में थे वो भी साथ में है और जो मेरे साथ थे वो तो हमेशा साथ में रहेंगे ही।
निश्चित तौर पे जो काम हुए थे आदर्श ग्राम पंचायत, क्योंकि जो हमारा विलेज था वो एक सिर्फ गांव के नाम पे ही विकसित हुआ था, और आज जो आदर्श ग्राम लेके गए थे उसे अब मॉडल विलेज के तौर पर हम विकसित करेंगे, और जो कार्य अभी धरातल पे अधूरे रह चुके हैं उनको धरातल पे सुचारू रूप से काम करने के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। सबसे पहले तो ग्राम सभा पुंडरी और ग्राम सभा शामपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया, और मैं समस्त ग्राम सभा पुंडरी और शामपुर की जितनी भी जनता है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। ये मेरी पहले भी सोच थे, आगे भी सोच, और आगे मेरी यही सोच रही है कि मैं समस्त जनता का अभी जो आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी, और उन्होंने मुझे दोबारा चुना है, और मेरे जो काम पिछले छूट गए थे उन्हें मैं पूरा करने का पूरी कोशिश करूंगा। नाम रेणु देवी है और मैं ग्राम सभा वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ, और मेरा गांव का नाम बनगांव तल्ला है। रेणु देवी सुंदरियाल है और मैं ग्राम सभा वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ, और मैं अपने क्षेत्रीय अपने ग्राम सभा के तीनों गांव वालों से नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ उन सबका, जिन्होंने मेरे को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया है, और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भविष्य में जो 5 साल मुझे मिले हैं उसमें मैं अपने गांव के लिए मेरे से भविष्य को प्रयास करूंगी जो जो काम आएंगे। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बनी रमानी आनसिंह पनियाल की जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है। यहां से बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांतपाल बोरा ने नवनिर्माण जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी बेला तौलिया को 2411 वोटों से बड़े अंतर से चुनाव हराया। ये सीट पूरे नैनीताल जिले में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से खुद वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य छवि कांतपाल बोरा ने बताया कि इस जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती हूं, और वे अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास करेंगी और जनता के मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। मैं इस जीत का श्रेय रामड़ी आनसिंह पनियाली की जनता को देना चाहती हूँ। मैं केवल एक चेहरा थी, ये क्षेत्रीय जनता पूरा मुझे चुनाव लड़ रही थी, और उन्होंने मुझे इतना जो स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, समर्थन दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये रामड़ी आनसिंह पनियाली की क्षेत्रीय जनता की जीत है। हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं 22 साल से, और बीजेपी जो भी हमें नेतृत्व जो भी हमें कहेगा हम उसके अनुसार ही चलेंगे। पूरा श्रेय रामड़ी आनसिंह पनियाली की क्षेत्रीय जनता को, ग्रामीण जनता को, मेरे युवा साथियों को, बुजुर्गों को, मेरी माताओं को इसका श्रेय जाता है। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैंने चेहरे उनका चित्र अपने पॉम्पलेट में लगाया था, उन्हीं की वजह से, मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से, आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ही हम लोग यहाँ जीते हैं। अध्यक्ष का दावा भी क्या करेंगे आप? नहीं, जैसा भारतीय जनता पार्टी मेरा मातृ संगठन है, जिससे मैं आज 22 साल से जुड़ा रहा, वो मेरे दिल से, इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सिपाही बनकर मैंने काम किया। मैंने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के उसमें काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें चलने की कोशिश करी, और उसकी वजह से जनता ने भी मुझे सहयोग करा है। बड़े क्षेत्र है आपका कहीं ना कहीं। सामने हल्द्वानी के चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने भाजपा प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव हराया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी जनता पति अर्जुन बिष्ट को संघर्ष और कड़ी मेहनत को दिया। उनका कहना है कि वे क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगी। निर्दलीय लीला बिष्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव हराकर जीत दर्ज की। इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर रही हैं। लेकिन मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं, और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। कार्य करेंगे देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं, उनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर
के कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए, और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ, तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी और हमेशा करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? बेसिकली जनता को देंगे। हम तो वाला बात छोड़ दिया कि जनता को देंगे, सारी जीत का श्रेय उनका ही है। ये हम नहीं, बल्कि हमारी बेसिकली जनता देंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आते ही सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि अब तक आए परिणामों में पार्टी समर्थक उम्मीदवारों का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत बताया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मतपत्रों की पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि बचे हुए मतपत्रों की जानकारी अभी तक राजनीतिक दलों को नहीं दी गई, जिससे प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमीशन और सरकार की जो जुगलबंदी है, जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देशन पर कोई भी दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड ने नहीं दिए, और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में घुटने टेके गए हैं। हमने एक पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन का कि टोटल कितने मतपत्र छपे, कितने इस्तेमाल हुए, कितने बचे हुए हैं आरोप के पास या फिर जिला के अधिकारी के पास, और उनकी टेबल बनाकर जो भी राजनीतिक दलों को दिया जाए। जो बचे हुए प्रपत्र हैं या मतपत्र हैं, उनको डबल लॉक में रखा जाए। उत्तराखंड को भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार के 125 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये परियोजना राज्य के चिन्हित सर्वाधिक अति संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान हेतु प्रस्तावित की गई। यूएसडीएमए और उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण के साथ साथ प्रबंधन केंद्रों की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावों को भारत सरकार ने प्रेषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय ने तेज कार्रवाई की और 125 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। पहले चरण में 4.5 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि अवशेषण की जाएगी और विस्तृत कार्य परियोजना रिपोर्ट की तैयार अनुमति की जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने कहा ये परियोजना राज्य के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल है। उन्होंने भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित 5 संवेदनशील स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है। बागेश्वर रेल लाइन पर जल्द काम शुरू हो सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार से औपचारिक तौर पर सहमति देने को कहा, जिसके तहत राज्य सरकार जल्द आधिकारिक पत्र भी केंद्र सरकार को भेजने जा रही है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को कुमाऊं क्षेत्र में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए फाइनल सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब अगले चरण में परियोजना पर राज्य सरकार से विचार विमर्श होना है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इस दिशा में शीघ्र औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। प्रदेश के 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड धारकों को 100% मिले। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरवाने के लिए ही करें। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। ई पूर्ति पोर्टल पर लेन देन से संबंधित डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मसूरी आने वाले पर्यटकों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग लागू कर रहा है नई व्यवस्था। भारी भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्यटन विभाग लागू कर रहा है नई व्यवस्था। भारी भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आधार कार्ड के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मसूरी आने वाले पर्यटकों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग लागू कर रहा है ये नई व्यवस्था। भारी भीड़ को देखते हुए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य शुरू हो चुका है। आधार कार्ड के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी आने वाले पर्यटकों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग लागू कर रहा है नई व्यवस्था। भारी भीड़ को देखते हुए आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा और आधार कार्ड के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार कितने कानून बनाएगी। धर्मांतरण को लेकर पूर्व में ही संविधान में कानून है जिसका पालन करवाना है। जो अपनी इच्छा से धर्मांतरण करता है उसके लिए कानून है और अगर किसी को लालच देकर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है तो उसके लिए भी कानून है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शाहबाज शम्स ने कहा कि देश के अंदर अनेकों लोगों को किसी लालच के जरिए या फिर किसी दबाव में धर्मांतरण कराने का काम हो रहा है, जिसे को लेकर धामी सरकार का ये कदम बहुत सफल है। कि धर्मांतरण अगर आदमी स्वयं की इच्छा से करे तो उसमें तो मैं समझता हूं कि कानून की कोई बाध्यता नहीं। और अगर लोभ में जबरदस्ती कोई धर्मांतरण होता है तो उसके लिए कानून में पूर्व में ही व्यवस्था है। संविधान भी जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं समझता हूं कि अगर लोभ में या दबाव में कोई धर्मांतरण कराने का प्रयास करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, देश के अंदर किसी लालच से किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अग्निवीरों को अब टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स में सीधी तैनाती दी जाएगी। वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने, वे अतिक्रमण, अवैध खनन, वन्य जीवों के साथ दुराचार, शिकार व तमाम तरह के अपराधियों से निपटने के लिए अग्निवीरों के माध्यम से और अच्छे से कार्य किया जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथौला ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए बताया, ये निर्णय जहां मानव जाति के लिए कारगर साबित होता है वहीं बाघों के संरक्षण के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। अग्निवीर योजना से जो दंश दिया है, जो घाव दिया है भाजपा की सरकार ने, अब उस पर मलहम लगाने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपने जो बच्चा हमारा ग्रामीण अंचलों का
साल दर साल अथक प्रयास करता था, कभी दौड़ लगाते हुए दिखता था, कभी व्यायाम करते हुए दिखता था, क्योंकि वो मां भारती को अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता था। वो अपनी देश की रक्षा, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम उसके अंदर इतना कूट कूट के भरा था। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश कहा जाता है। इसके हर घर में या तो दामाद के रूप में, बेटे के रूप में या किसी भाई भतीजे के रूप में आपको एक सैनिक जरूर मिलेगा। के बारे में विस्तार से बोला भी है, और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे, उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी। और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और मनुष्य को भी बचा सके, मानव जाति को भी बचा सके, इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा। उत्तराखंड में स्कूलों को गोद लेने की योजना पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोटियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरी व्यवस्था को यतीमखान मानकर गोद लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, यदि सरकार खुद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं चला सकती तो उसे सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। गणेश कोटियाल ने कहा, जिन स्कूलों में जनता और कांग्रेस ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया, उन्हें अब सरकार यतीम समझकर गोद ले रही है। उन्होंने इस योजना की प्रेरणा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। गोद लेने के लिए गांव और अस्पतालों की स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही। भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपत्ति बात नहीं जता रहा हूँ कि सरकार क्या मजाक बना दिया, सरकार ने यतीम खाना बना दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को गोद दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? सरकार बताए कि वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है। गद्दी छोड़ो, सरकार गद्दी छोड़े अगर वो चलाने में सक्षम नहीं है। अतीत में कांग्रेस ने और इस प्रदेश की जनता ने अतीत में अपने परिश्रम से वो स्कूल बनाए हैं, जिन स्कूलों को आज सरकार यतीम मानकर किसी को गोद दे रही है। हम किसी उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी के मेहरबानी पर चले, क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? और गोद लेने की जो प्रेरणा है कहां से आ रही है? सांसदों ने जो गांव गोद लिए वो आज तक गोद में है कि तड़प रहे हैं गोद से निकलने के लिए? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार मजबूत हो रही हैं, जिसी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, पर्वतीय इलाकों की चिकित्सा व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास आउट होने वाले डॉक्टरों को अनुमोदित कर पर्वतीय अस्पताल में तैनात किया जा रहा है, जिससे सालों पुरानी डॉक्टरों की कमी अब दूर हो रही है। उन्होंने बागेश्वर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। जिनकी लापरवाही से घटना हुई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशाना खड़े किए। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी कोटे से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अनुबंध किया गया है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे अनुबंध के चिकित्सक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं। इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फौजी का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, बच्चे तो सबके अनमोल होते हैं, लेकिन एक फौजी अपना परिवार छोड़कर सरहदों पर देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है, इस भरोसे कि उसकी सरकार, उसके देश के लोग उसके परिवार का ध्यान रखेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल के 5 अस्पतालों में दर-दर भटकने के बावजूद अगर 1.5-2 साल के बच्चे को हम उपचार नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा करारा तमाचा हम सबके मुंह पर और क्या हो सकता है। मैं निशब्द हूं और स्तब्ध हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर और हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।